तो मैं क्रिया का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ बीच में। वैसे होना चाहिए सर्वनाम का टॉपिक शुरू, परंतु कोई बात नहीं, बच्चे की डिमांड है बच्चों की, तो क्रिया करता। जिस शब्द से किसी कार्य का करना हो ना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। आना है, जाना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, हंसना है, रोना है, लगना है, कूदना है, फांदना है, ये सारी क्या होती हैं? क्रिया होती है। अर्थात बच्चे लोगों, हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी अनुक्रिया करते हैं, वो अनुक्रिया हमारी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। एक प्रतियोगिता परीक्षा में ये सवाल आया था बच्चे लोगों कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है, क्रिया का निर्माण किससे होता है। इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक है कि क्रिया का मूल रूप धातु होती है और क्रिया का निर्माण भी धातु से होता है। अर्थात क्रिया का निर्माण धातु से होता है, क्रिया का मूल रूप धातु होती है। जब धातु में हम ना लगा देते हैं तो उससे क्या बन जाती है? क्रिया। धातु में ना लगा दिया तो क्या बन गई? क्रिया। हमने लिखा धातु, धातु में लगाया ना, बराबर क्या हो गई? क्रिया। चलते हैं, देखते हैं, चल बोले तो धातु, पी बोले तो धातु, खा बोले तो धातु, जा बोले तो धातु, और आ बोले तो धातु, और लिख बोले तो धातु। अब इन धातुओं में मैंने लगा दिया ना, हो गया आपका लिखना। इनमें लगा दिया मैंने ना, हो गया आपका पीना। इनमें लगा दिया ना, हो गया आपका खाना। इसमें लगा दिया ना, हो गया आपका जाना। इसमें लगा दिया ना, हो गया आपका आना। और इसमें लगा दिया ना, हो गया आपका लिखना। ये सारी की सारी बच्चे लोगों धातुएं हैं। इन धातुओं में मैंने ना लगा दिया तो इनसे क्या बन गई? क्रिया। क्रिया का निर्माण किससे हुआ? धातु से। धातु में ना लगा देते हैं तो क्रिया बन जाती है, क्रिया में से ना हटा दे तो धातु बच जाती है। पहली बात तो यह। अब अगला सवाल आता है मेरे बच्चे लोगों कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया मुख्य रूप से कहूँ या क्रिया कर्म की दृष्टि से कहूँ। अगर कोई आपसे पूछे क्रिया के प्रकार और प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला जो प्रकार है वो यह है कि क्रिया मुख्य रूप से, ये कह दूं या मैं कह दूं कर्म की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की होती है, दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि मुख्य रूप से क्रिया दो प्रकार की होती है और कर्म की दृष्टि से भी क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, थोड़ा विचार करते हैं। पहली क्रिया होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी क्रिया होती है बच्चे लोगों अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी तीन भेद होते हैं। ये प्रतियोगिता परीक्षा में आया हुआ सवाल है कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के तीन भेद होते हैं। एक होता है पूर्ण एकर्मक, एक होता है, दूसरा होता है पूर्ण द्विकर्मक, और तीसरा होता है अपूर्ण सकर्मक। तीसरा क्या होता है? अपूर्ण सकर्मक। ये तीन प्रकार होते हैं। अगर बात मैं करूं अकर्मक क्रिया की, तो अकर्मक क्रिया के भी भाइयों तीन प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक। एक प्रकार तो ये होता है। दूसरा प्रकार होता है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक, और तीसरा होता है अपूर्ण अकर्मक। ये तीन भेद होते हैं। आपसे कोई पूछे
कि मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार की या कर्म की दृष्टि से क्रिया कितने प्रकार की, तो एक सकर्मक होती है, एक अकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं, आपके सामने लिखे हैं, और अकर्मक क्रिया के भी कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। सवाल इस पर आते हैं, सवाल इस पर आते हैं, सवाल इस पर आते हैं और इस पर आते हैं, बाकी किसी पर कोई सवाल नहीं आता। फिर भी अपन सबको कर लेंगे, क्या पता किसी पर सवाल आ जाए। पहले अपन इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद इन दोनों के बारे में बहुत अधिक कन्फ्यूजन रहता है। आज अपन प्रयास करेंगे, आप और हम दोनों मिलकर, कि इनके बारे में कैसा भी सवाल हो हमारा कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो मुझे 5, 7, 10 मिनट एक बार सुनिए मेरी बात को ध्यान से, और उसके बाद अपन देखते हैं कि कोई कन्फ्यूजन रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सुनिए, ये मैंने लिखा सकर्मक क्रिया। पहले मैं उन्हीं बातों को बताऊंगा, उतनी ही बातें बताऊंगा जितनी बातें आप जानते हो कि गुरुजी हमने पढ़ा है सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म होता है, अर्थात कर्म सहित जो वाक्य होता है वो सकर्मक क्रिया का होता है, और कर्म रहित जो वाक्य होता है वो अकर्मक क्रिया का होता है। मैं अपने हिसाब से इनको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दें। ये आपकी सकर्मक क्रिया और ये आपकी अकर्मक क्रिया। मैं आपसे ये कह दूं भैया कि इसमें कर्ता होता है और कर्ता के बाद बच्चे लोगों कर्म होता है और कर्म के बाद क्रिया होती है, अर्थात कितनी चीज़ें होती हैं, 3। अगर किसी वाक्य में कर्ता आ रहा है, किसी वाक्य में कर्म आ रहा है, किसी वाक्य में क्रिया आ रही है, तो ऐसा वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा। अगर किसी वाक्य में कर्ता आ रहा है, कर्ता के बाद क्रिया आ रही है, 2 ही चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसा वाक्य होगा अकर्मक क्रिया का। ये बात आप जानते हो, जहाँ कर्म है वहाँ सकर्मक है, जहाँ कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक है। एक बात। अब छोटी छोटी बातों से, बिल्कुल निम्न स्तर की बातों से अपन शुरुआत करते हैं, फिर रहस्य खोलेंगे कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मैंने एक छोटा सा वाक्य लिखा, घबराना मत, मैं जाता हूँ, ये वाक्य मैंने लिखा, और दूसरा वाक्य लिखा, मैं कानपुर जाता हूँ। 2 वाक्य लिखा। अब मुझे दोनों वाक्यों में कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जाना बोले तो क्रिया, जाना बोले तो क्रिया, जाने का काम कौन कर रहा है, मैं बोले तो कर्ता। वाक्य में कितनी चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हैं, तो वाक्य होगा अकर्मक क्रिया का। अब बात दूसरी पर वाक्य की बात करते हैं। जब ऑफलाइन क्लासें चलती थी तो ये वाक्य जब मैं लिखता था, इसी तरह का जब वाक्य लिखता था, तो सबकी तरफ से ये उत्तर आता था 1-2% को छोड़ के कि साहब इसमें सकर्मक क्रिया है। अब इस प्रश्न को मैं नहीं रहने देता हूँ, मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं तो सकर्मक क्रिया होती है, 2 चीज़ें होती हैं तो अकर्मक क्रिया होती है। मैं नोट नंबर 1 लिख रहा हूँ, उसको ध्यान देना। अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है, आने दो, आएगा। अगर उस वाक्य में समय सूचक शब्द दिया हुआ है, समय सूचक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो समय का बोध कराते हैं। मैं 2 बजे से, मैं 3 बजे से, मैं 4 बजे से, मैं सुबह से, मैं दोपहर से, मैं शाम से, मैं सारे दिन, मैं सारी रात, ये सारे शब्द समय सूचक शब्द होते हैं। अगर किसी वाक्य में स्थान आ जाए, स्थान बोले तो जगह, यहाँ है, वहाँ है, ऊपर है, नीचे है, बाहर है, भीतर है, दिल्ली है, कलकत्ता है, स्कूल है, कोचिंग है, पार्क है, सड़क है, बाजार है, छत है, ये सारे क्या होते हैं, स्थान होते हैं। अगर किसी वाक्य में या पर आ जाए, या किसी वाक्य में क्रिया का साधन आ जाए, क्या आ जाए, क्रिया का साधन, तो मेरे भाइयों इनको कभी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट या कर्म नहीं मानते हैं, इनको वाक्य से काट देते हैं। इनको काटने के बाद अगर वाक्य में 3 चीज़ें बचें
तो वाक्य सकर्मक क्रिया का होता है। अगर दो चीजें बचे तो वाक्य अकर्मक क्रिया का होता है। ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। वाक्य में क्या आ जाए, समय सूचक शब्द आ जाए, वाक्य में क्या आ जाए, स्थान आ जाए, वाक्य में क्या आ जाए, में या पर आ जाए, या क्रिया का साधन आ जाए। अब मुझसे एक सवाल पूछोगे, समय सूचक शब्द हम जान गए, स्थान के बारे में हम जान गए, में या पर अधिकरण कारक की विभक्ति इसके बारे में हम जान गए, क्रिया का साधन क्या होता है इसके बारे में हम नहीं जाने। बच्चे लोगों, वाक्य में जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, वो कार्य किससे हुआ है, जिससे हुआ होता है उसे साधन कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, कलम साधन है। मैं आंखों से देखता हूँ, आंख साधन है। मैं कानों से सुनता हूँ, कान साधन है। मैं गाड़ी से घर जाता हूँ, गाड़ी साधन है। मैं चक्कू से सब्जी काटता हूँ, चक्कू साधन है। मैं कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हूँ, कुल्हाड़ी साधन है। जिससे क्रिया होती हो उसे साधन कहते हैं। और जब ये साधन होते हैं, इनको कर्म नहीं मानते, इनको काट देते हैं। तो ईमानदारी से बोलिए मेरे बच्चे लोगों, कानपुर स्थान है या नहीं? कानपुर स्थान है, स्थान है तो मैंने कानपुर को काट दिया। जाता बोले तो क्रिया, जाता बोले तो क्रिया। कौन जाता है? मैं बोले तो कर्ता। वाक्य में कितनी चीजें हैं? दो, अकर्मक क्रिया। ठीक है, सबसे सीधा वाक्य। आप कहेंगे बहुत सीधे सीधे वाक्य नहीं, अपन सीधे वाक्य देंगे। अब इसके बाद थोड़े कठिन, इसके बाद थोड़े कठिन, और उसके बाद फिर सबसे कठिन। ये बात ध्यान रखनी है। तीन चीज़ें हो तो सकर्मक, दो चीज़ें हो तो अकर्मक, और ये हो तो इनको कभी कर्म मत मानना। अब छोटी छोटी बातें अपन बढ़ते चलते हैं। वाक्य लिखा मैंने, चाची आंगन में बैठी है। चाची आंगन में बैठी है, पहला वाक्य। कुत्ता सड़क पर खड़ा है। पक्षी रात में सोते हैं। किसान मचान पर बैठा है। ठीक है, चार वाक्य आपके सामने। एक बात और सुन लेना, मैंने ये जो चीजें लिखी है, समय सूचक शब्द आपको बताया, मैंने स्थान आपको बताया, मैंने में या पर आपको बताया, मैंने क्रिया का साधन बताया। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें हो तो वाक्य अकर्मक होगा। ध्यान रखना, इनको हटाने के बाद अगर तीन चीजें बचे तो सकर्मक और दो चीजें बचे तो अकर्मक। कहने का मतलब यह है कि ये होने के बाद भी वाक्य सकर्मक और अकर्मक क्रिया का हो सकता है। हम तो इतना आपको बता रहे हैं कि इनको कर्म मत मानना। चाची आंगन में बैठी है, बैठी बोले तो क्रिया, बैठी बोले तो क्रिया। कहाँ बैठी है? आंगन में। आंगन स्थान होता है मेरे बच्चे लोगों, मैंने इसको काट दिया। बैठी बोले तो क्रिया, चाची बोले तो कर्ता। वाक्य में दो ही चीजें हैं, वाक्य अकर्मक क्रिया का। कुत्ता सड़क पर खड़ा है, खड़ा बोले तो क्रिया। कहाँ खड़ा है? सड़क पर। सड़क स्थान है, स्थान को भाइयों मैंने काट दिया। खड़ा बोले तो क्रिया, कुत्ता बोले तो कर्ता, दो ही चीजें हैं, ये वाक्य है अकर्मक क्रिया का। पक्षी रात में सोते हैं, सोते बोले तो क्रिया। कब सोते? रात। रात बोले तो समय सूचक शब्द है, रात बोले तो समय सूचक शब्द है। समय सूचक शब्द को मैंने काट दिया। सोना बोले तो क्रिया, पक्षी बोले तो कर्ता, अकर्मक क्रिया। किसान मचान पर बैठा है, बैठा बोले तो क्रिया। कहाँ बैठा है? मचान पर। मचान स्थान है जहाँ बैठा जाता है, वो स्थान होता है।
स्थान को मैंने काट दिया, बैठा बोले तो क्रिया, किसान बोले तो कर्ता, दो ही चीजें, ये वाक्य भी अकर्मक क्रिया का है। पक्का? अभी हमने दो बातें आपको बताई है। पहली बात तो ये बताइए कि अगर वाक्य में तीन चीजें हैं तो सकर्मक क्रिया, अगर दो चीजें हैं तो अकर्मक क्रिया। वाक्य में समय सूचक शब्द आ जाए तो उसे कर्म नहीं मानेंगे, वाक्य में स्थान आ जाए तो उसे कर्म नहीं मानेंगे, वाक्य में या पर विभक्ति आ जाए तो उसे कर्म नहीं मानेंगे, और क्रिया का साधन आ जाए तो उसे कर्म नहीं मानेंगे। इनको काटने के बाद अगर तीन चीज़ें बचती हैं तो वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा, और दो चीज़ें बचती हैं तो वाक्य अकर्मक क्रिया का होगा। अब बात तीसरी करते हैं अपन, तीसरी बात पर विचार करते हैं। और तीसरी बात यह है कि आप में से कई बार ये पूछा गया है कि गुरुजी वाक्य में कर्ता होता है, जो क्रिया को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, जो काम हम करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं, इन दोनों को हम पहचान लेते हैं। पर हाँ, कभी कभी ऐसा वाक्य आ जाता है जिसमें हमको ये पता नहीं लगता कि उसमें कर्म है या नहीं और कौन सा कर्म है। तो सुन लीजिए आप, कोई भी वाक्य तुम्हारे सामने आए, आपको कुछ नहीं करना है, उस वाक्य की क्रिया को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? क्रिया को। क्रिया को पकड़ने के बाद क्या और किसे लगाकर आपको प्रश्न करना है। क्रिया को पकड़ना है, क्या और किसे लगाकर प्रश्न करना है। अगर उस क्रिया के प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वाक्य में, तो जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। अगर कर्म है तो वो सकर्मक होता है। अगर क्या और किसे लगाने के बाद उत्तर नहीं मिलता तो माना जाता है कि कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो ऐसा वाक्य होगा अकर्मक क्रिया का। मेरी बात समझ गए कि हमने क्रिया को पकड़ी, क्रिया के साथ क्या और किसे लगाया, क्या और किसे लगाने के बाद वाक्य में उसका उत्तर है तो वो सकर्मक क्रिया होगी, वाक्य में उसका उत्तर नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया होगी। छात्र प्रतिदिन सवेरे विद्यालय में क्रिकेट खेलते हैं। ये वाक्य आपके सामने है। हमारे सामने बड़ा वाक्य आ गया, इससे बड़ा भी वाक्य आ सकता है, कैसे भी आ सकते हैं। हमको तो क्रिया पकड़नी है। खेलते बोले तो क्रिया पकड़ ली हमने क्रिया। इस क्रिया के साथ मुझे क्या और किसे लगाना है। क्या खेलते हैं, ये प्रश्न किया मैंने, तो इसका उत्तर है क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट क्या हुआ? कर्म। क्रिकेट कर्म हुआ तो वाक्य होगा सकर्मक क्रिया का। अब सुनिए दूसरी तरह से, प्रतिदिन बोले तो समय सूचक शब्द काट दिया, सवेरे बोले तो समय सूचक शब्द काट दिया, विद्यालय बोले तो स्थान काट दिया, और मैं बोले तो विभक्ति काट दिया। छात्र बोले तो कर्ता, क्रिकेट बोले तो कर्म, और खेलते बोले तो क्रिया। तीनों चीजें हैं, वाक्य है सकर्मक क्रिया का। पक्का? अब थोड़ा सा इसको, इसी वाक्य को थोड़ा सा देखिए आप। अगर मैं यहां से क्रिकेट शब्द को हटा दूं इस वाक्य में से, और मैं ये लिख दूं छात्र प्रतिदिन सवेरे विद्यालय में खेलते हैं, तो ध्यान रखना ये अकर्मक क्रिया होगी। अब कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। अब यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन आते हैं, काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी खेलना क्रिया तो सकर्मक क्रिया है। उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखाया है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है, कई किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, मुझे पता है। परंतु सुनना, दो वाक्य लिखे मैंने एक वाक्य लिखा मैं पढ़ता हूँ, ये वाक्य लिखा, और एक वाक्य मैंने लिखा मैं उपन्यास पढ़ता हूँ। दोनों ही वाक्य हैं।
ध्यान रखना, इस कंडीशन में इसको सकर्मक और इसको अकर्मक माना जाएगा, क्योंकि पढ़ता क्या है इसका उत्तर यहाँ पर नहीं है, पढ़ता क्या है इसका उत्तर यहाँ पर है उपन्यास। अलग से ये लिखा जाए कि पढ़ना बता कौन सी क्रिया है, तो पढ़ने में अपन सकर्मक क्रिया बताएंगे। इसका कारण मैं अभी बताता हूँ, अपन 2-4 सवाल उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे ये चीज़ें। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा, पहला वाक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। दूसरा वाक्य, भारत ने नया उपग्रह छोड़ा। अगला, खरगोश दौड़ता है। मोर सांपों को खाते हैं। तीनों पतंग उड़ाता है। बच्ची स्कूल जाती है। मैं प्रतिदिन गाड़ी से ऑफिस जाता हूँ। ये वाक्य आपके सामने है। सबसे पहले मैं क्रिया पकड़ूंगा। लिखा बोले तो क्रिया, क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बोले तो कर्म। किसने लिखा है? चाणक्य। चाणक्य बोले तो कर्ता। तीनों चीजें है सकर्मक क्रिया। तीनों चीजें कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अगली बात करते हैं, अगले वाक्य की बात करते हैं। छोड़ा बोले तो क्रिया, क्या छोड़ा? उपग्रह। उपग्रह बोले तो कर्म। किसने छोड़ा? भारत। भारत बोले तो कर्ता। तीन चीजें है सकर्मक क्रिया। दौड़ना बोले तो क्रिया, खरगोश बोले तो कर्ता। दो ही चीज हैं, कर्म नहीं है, ये होगी आपकी अकर्मक। मोर सांपों को खाते हैं। खाते बोले तो क्रिया, खाते बोले तो क्रिया, क्या खाते हैं? सांपों को। सांपों बोले तो कर्म, कौन खाता है? मोर। मोर बोले तो कर्ता। तीन चीजें हैं, इसलिए ये सकर्मक। दीनू पतंग उड़ाता है। उड़ाता बोले तो क्रिया, उड़ाता बोले तो क्रिया, क्या उड़ाता है? पतंग। पतंग बोले तो कर्म, कौन उड़ाता है? दीनू। दीनू बोले तो कर्ता। तीनों चीजें हैं सकर्मक। बच्ची स्कूल जाती है। स्कूल स्थान है, काट दूं। जाती बोले तो क्रिया, कौन जाती है? बच्ची। बच्ची बोले तो कर्ता। दो ही चीजें हैं अकर्मक। मैं प्रतिदिन गाड़ी से ऑफिस जाता हूँ। जाना बोले तो क्रिया, जाने का काम किससे हुआ है? गाड़ी से। मैंने बताया है नोट में, जिससे क्रिया होती है उसे साधन कहते हैं। जाने का साधन क्या है? गाड़ी। गाड़ी साधन है, साधन को मैंने काट दिया। प्रतिदिन क्या है? समय सूचक शब्द है, इसको मैंने काट दिया। ऑफिस बोले तो स्थान है, इसको मैंने काट दिया। ये पद कट गया, ये पद कट गया, ये पद कट गया, बचा क्या? जाता। जाता बोले तो क्रिया, कौन जाता है? मैं बोले तो कर्ता। दो ही चीजें, इसलिए ये वाक्य है अकर्मक क्रिया का। पक्का? एक बात, ये दो बात हो गई आपकी। तीसरी बात क्या करते हैं? दो चीजें बताऊंगा। एक जिसका किताबों में कोई उत्तर नहीं है, किताबों में जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो हमारी समझ, हमारी भावना, हमारे विचारधारा पर निर्भर करता है। दुनिया में दो तरह के काम होते हैं।
एक काम तो ऐसे होते हैं जो स्वतः ही हो जाते हैं और एक काम ऐसे होते हैं जो किसी के द्वारा किए जाते हैं। अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आ रहा है और उस वाक्य में कोई कार्य हो रहा है जो स्वतः ही हो रहा है, उसे तो कहेंगे हम अकर्मक। स्वतः ही हो रहा है तो उसे तो कहेंगे अकर्मक क्रिया का उदाहरण। और वाक्य में कोई कार्य हो रहा है जो किसी के द्वारा हो रहा है, कोई तो कर रहा है उसको, चाहे वो प्रत्यक्ष है चाहे वो अप्रत्यक्ष है, ऐसे वाक्य को हम कहेंगे सकर्मक क्रिया का। काम स्वयं हो रहा है वो अकर्मक क्रिया है, काम किसी के द्वारा हो रहा है वो सकर्मक क्रिया है। फिर एक बार सुन लीजिए, अगर कोई वाक्य ऐसा है और उस वाक्य से इस बात का संकेत मिलता है कि इसमें जो क्रिया हो रही है वह स्वतः ही हो रही है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया का उदाहरण मानेंगे। अगर किसी वाक्य में कार्य किसी दूसरे के द्वारा, किसी के भी द्वारा संचालित हो रहा हो, उसे हम सकर्मक क्रिया मानेंगे। बच्चे लोगों, मेरे हाथ में ये कलम है, ये कलम मेज पर रखी हुई है, ये अपने आप नीचे गिर जाती है तो माना जाएगा काम स्वतः ही हुआ है। अगर इसी कलम को मैं उठाऊं, उठाने के बाद नीचे पटकूं, तो ये काम किसके द्वारा हुआ है? मेरे द्वारा हुआ है। तो काम स्वतः ही हुआ है, उसमें अकर्मक क्रिया। काम किसी के द्वारा हुआ है, उसमें सकर्मक क्रिया। ध्यान से सुनना, थोड़ा विचार करना। कलम टूट गई, अकर्मक क्रिया। कलम टूट गई, अकर्मक क्रिया। कलम तोड़ दी गई, सकर्मक क्रिया। कमीज फट गई, अकर्मक क्रिया। कमीज फाड़ दी गई, सकर्मक क्रिया। दरवाज़ा खुल गया, अकर्मक क्रिया। दरवाज़ा खोल दिया गया, सकर्मक क्रिया। पेड़ कट गया, अकर्मक क्रिया। पेड़ काट दिया गया, सकर्मक क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। फैक्ट्री बंद करा दी गई, सकर्मक क्रिया। पंखा टूट गया, अकर्मक क्रिया। पंखा तोड़ दिया गया, सकर्मक क्रिया। पुनः फिर कह रहा हूं मैं, अगर मैंने एक वाक्य लिखा, कलम टूट गई, बताइए बच्चे लोग, कलम खुद ही टूटी है, इसका मतलब अकर्मक। और कलम तोड़ दी गई, इसका मतलब कलम को किसी ने तोड़ा है, काम किसी के द्वारा हुआ है, सकर्मक। कलम टूट गई, अकर्मक क्रिया। कलम तोड़ दी गई, सकर्मक क्रिया। कमीज फट गई, अकर्मक क्रिया। कमीज फाड़ दी गई, सकर्मक क्रिया। फैक्ट्री बंद हो गई, अकर्मक क्रिया। फैक्ट्री बंद करा दी गई, सकर्मक क्रिया। दरवाज़ा खुल गया, अकर्मक क्रिया। दरवाज़ा खोल दिया गया, सकर्मक क्रिया। पंखा टूट गया, अकर्मक। पंखा तोड़ दिया गया, सकर्मक। दुकान बंद हो गई, अकर्मक। दुकान बंद करा दी गई, सकर्मक। पेड़ कट गया, अकर्मक। पेड़ काट दिया गया, सकर्मक। ठूंठ खड़ा है, अकर्मक। ठूंठ खड़ा कर दिया गया, सकर्मक। ठीक है बच्चे लोगों, ये आज अपन ने आपको सामान्य संज्ञा के बारे में जानकारी दी है। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल करिए और हमें देखते रहिए। पटवार भर्ती परीक्षा, अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा, एलडीसी भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा और उसके बाद सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्रिया के सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से क्रिया को देखना। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, आप मुझसे कैसा भी सवाल पूछ सकते हैं, मेरी बातों को ध्यान में रख करके कैसी भी कोई भी पेपर ले लीजिए आप। 2011 से लेकर 2013 तक का जितना भी पेपर है, क्रिया के सवाल आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 99%, 98%, 97% आपके सवाल सही है। मैंने 2-3 बातें बताई थी कि सकर्मक क्रिया में 3 चीजें, कर्मक क्रिया में 2 चीजें। समय सूचक शब्द आ जाए तो उसे कर्म नहीं मानेंगे, हटा देंगे। स्थान आ जाए तो उसे हटा देंगे। में या पर विभक्ति आ जाए तो उसको हटा देंगे। और क्रिया का साधन आ जाए तो उसे हटा देंगे। और तीसरी बात मैंने ये बताई थी, अगर तुमको ये पता नहीं चलता कि ऑब्जेक्ट क्या है, कर्म क्या है, तो क्रिया को पकड़ लीजिए, क्रिया के साथ क्या और किसे लगाइए, क्या और किसे का उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया, और क्या और किसे का उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक क्रिया। अब मैं एक रहस्य की चीजें और बात मैं करना चाहता हूँ आपसे। मैंने आपको लिखा था क्रिया का साधन, क्रिया का साधन।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्रिया का साधन अगर साधन की भूमिका में आता है तो काट दिया जाएगा, अगर साधन की भूमिका में नहीं आता तो फिर उसको कर्म मानेंगे, और उसको कर्म मानेंगे तो फिर उसमें सकर्मक क्रिया होगी। मेरी बात को फिर सुनिए दोबारा। कलम साधन है, आंख साधन है, कान साधन है, हाथ साधन है, कुल्हाड़ी साधन है, मोबाइल साधन है, चक्कू साधन है, ये सारे साधन हैं, पर ये साधन की भूमिका में आनी चाहिए। साधन की भूमिका जब मानी जाएगी जब इनसे क्रिया होती हो, अगर इनसे क्रिया नहीं हो रही है तो इन्हें साधन नहीं माना जाएगा, इन्हें फिर कर्म माना जाएगा, और जब इनको कर्म माना जाएगा तो सकर्मक क्रिया होगी। पूछोगे नहीं कैसे, बताते हैं कैसे। अगर मैं एक वाक्य ये लिखकर चलूं, मैं कलम से लिखता हूं, ये वाक्य आपके सामने आ जाए। लिखना बोले तो क्रिया, इस लिखने की क्रिया किससे हुई है मेरे भाइयों? कलम से। अब क्रिया किससे संपादित हुई है? कलम से। कलम से हुई है तो कलम क्या बन गया? आपका साधन, साधन बन गया, जिसको मैं हटा दूंगा। इसमें लिखना क्रिया, मैं करता, इसमें अकर्मक क्रिया है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैंने कलम खरीदी, ये वाक्य खरीदी बोले तो क्रिया, क्या खरीदने की क्रिया कलम से हुई है? ना, खरीदने की क्रिया तो मुझसे हुई है, अर्थात जब तक इससे क्रिया नहीं होगी तब तक इसको हम साधन नहीं मानेंगे। अब इससे खरीदने की क्रिया नहीं हुई है, इससे खरीदने की क्रिया नहीं हुई है, तो इसे हम क्या मानेंगे? कर्म। जब इसको कर्म मानेंगे तो यह है आपका कर्ता, तो इस वाक्य में होगी सकर्मक क्रिया। मैं ये कहना चाहता हूं। आगे बढ़ते हैं। मैं गाड़ी से जाता हूं, जाता हूं, ये वाक्य मैंने लिखा। जाना बोले तो क्रिया, जाना बोले तो क्रिया, जाने का काम किससे हुआ है? गाड़ी से। जिससे क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? साधन। साधन को हम क्या कर देते हैं? काट देते हैं। जाना क्रिया, मैं करता अकर्मक क्रिया, दो ही चीज है। अगर इस बात को ऐसे लिख दूं, मैंने गाड़ी बेची, बेची बोले तो क्रिया, क्या बेचने की क्रिया गाड़ी से हुई है? ना, बेचने की क्रिया मुझसे हुई है, गाड़ी से नहीं हुई है। गाड़ी से क्रिया नहीं हुई है तो गाड़ी साधन नहीं, गाड़ी क्या है? कर्म। जब गाड़ी कर्म है तो वाक्य में होगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। इसके अलावा अगली बात, सारे रहस्य आपको बता दूंगा मैं, सारे रहस्य पर अपन चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक तो होता है वाक्य। बच्चे लोगों, मेरे हाथ में कलम है और ये कलम आपको दिखाई दे रही है, मेरे हाथ में कलम है और ये कलम आपको दिखाई दे रही है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस कलम के बारे में कल्पना कीजिए, तो आप इस कलम के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज दिखाई देती है उसके बारे में कल्पना नहीं होती है। इसकी सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, परंतु मैं इसको छुपा लूं पीछे और मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक कलम है, तो आप उसके बारे में कल्पना कर सकते हो, क्योंकि आपको कलम दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे ही अगर किसी वाक्य में वाक्य दे रखा है, अगर वाक्य दे रखा है तो वाक्य के अनुसार ही आपको निर्धारित करना होता है कि वो सकर्मक है कि अकर्मक है, और वाक्य के आधार ये है कि आपको क्रिया पकड़नी है, और क्रिया का उत्तर मिलता है तो सकर्मक, और उत्तर नहीं मिलता तो अकर्मक। आप उसमें कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैंने एक वाक्य लिखा, मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग इसको सकर्मक कहते हैं, परंतु मैं इसको बताऊंगा कि ये अकर्मक है। सकर्मक किन परिस्थितियों में होती है वो बताऊंगा। मैं पढ़ता हूँ, ये वाक्य आपके सामने आ जाए,
ये वाक्य की शुरुआत यहाँ से है, इस वाक्य का अंत यहाँ से है। आप कोई कल्पना नहीं करेंगे, आप इसके बारे में ये सोचेंगे कि पढ़ना क्या है, क्रिया क्या पढ़ता है, क्या इसका उत्तर है? उत्तर नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है। और एक बात और बता दूं भैया, जिन इंग्लिश के बता दूं अंग्रेजी की, जिन वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनता है उन वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं होती है। जिन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनता है उनमें सकर्मक क्रिया होती है। इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनता, इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया है। आपको वे विधि पढ़ना है अकर्मक क्रिया। हाँ बिल्कुल, हमारा तो एक ही तरीका है कि क्या और किसी का उत्तर मिले तो सकर्मक, नहीं मिले तो अकर्मक, नहीं मिला इसलिए अकर्मक। अब हमको कल्पना करने की जरूरत नहीं है, परंतु एक बात और सुन लीजिए, आजकल परीक्षा का पैटर्न बदल गया। परीक्षक वाक्य नहीं देता है, परीक्षक केवल क्रियापद देता है और इन क्रियापदों में से आपसे ये पूछता है कि कौन सी क्रियापद संज्ञा सकर्मक में आएगी और कौन सी अकर्मक में आएगी। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जब केवल क्रियापद दे देता है, क्या दे देता है? क्रियापद। जैसे मान लीजिए उसने क्रियापद दे दिया पढ़ना, केवल क्रियापद दे देता है, वाक्य नहीं देता है, तो फिर आपको आजादी होती है कि आप कल्पना कर सकते हैं। उस क्रियापद को लेकर के आप वाक्य बनाइए, उस क्रियापद को लेकर के आप कल्पना कीजिए और कल्पना में आपको ऐसा लगे कि इस क्रिया का कर्म हो सकता है तो वो सकर्मक है, और ऐसा लगे कि इस क्रिया का कर्म नहीं हो सकता तो ध्यान रखना वो अकर्मक है। क्रिया का कर्म हो सकता है सकर्मक, क्रिया का कर्म नहीं हो सकता अकर्मक। अब आपके सामने है पढ़ना। आपने मुझसे कहा गुरुजी मैं पढ़ा, मैंने आपसे कहा मैं पढ़ा। अब अपन कल्पना करते हैं कि पढ़ने में मैंने कुछ तो पढ़ा है। अगर मैंने हिंदी पढ़ी है, अगर मैंने रामायण पढ़ी है, या मैंने गीता पढ़ी है, या मैंने कुरान पढ़ा है, या मैंने पत्र पढ़ा है, या मैंने पत्रिका पढ़ी है, या समाचार पत्र पढ़ा है, कुछ तो पढ़ा है। इस क्रिया का कर्म हो सकता है किसके अनुसार? कल्पना के अनुसार। इसलिए इसमें कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया, क्योंकि कल्पना करते हैं तो इस क्रिया का कर्म हो सकता है। अगर मैं लिखूं जाना, बच्चे लोगों मैं लिखूं आना, बच्चों मैं लिखूं बैठना, बच्चे मैं लिखूं रहना, ये चार क्रियाएं मैंने आपके सामने लिखी हैं। टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से लगेगी, किताब में भी कोई नियम नहीं है, अपनी भावनाओं के अनुसार इसका उत्तर निकालेंगे। बच्चे लोगों ईमानदारी से बताना, जाता कहाँ है व्यक्ति स्थान पर, कहाँ जाता है स्थान पर, आता कहाँ है व्यक्ति स्थान पर, और बैठता कहाँ है व्यक्ति स्थान पर, और रहता कहाँ है व्यक्ति स्थान पर। बोलो, जाने से स्थान का बोध होता है, आने से स्थान का बोध होता है, बैठने से स्थान का बोध होता है, रहने से स्थान का बोध होता है। और नोट में हम ये लिखा चुके हैं कि स्थान कभी भी कर्म नहीं होते हैं, तो स्थान भी कर्म नहीं है तो इन क्रियाओं के कर्म नहीं हो सकते हैं। इस चारों क्रियाएं कैसी हैं? अकर्मक क्रिया है। बात है 2 सेकंड के लिए विचार करिए, चिंतन करिए। करिए चिंतन। अब मैं आपको 10, 15, 20 उदाहरण लिख रहा हूं। 2 बातों पर ध्यान रखना, उस क्रिया को लेकर के वाक्य बनाना, उस क्रिया को लेकर कल्पना करना, और कल्पना करने से वाक्य बनाने से अगर कर्म आता है तो सकर्मक, और कर्म नहीं आता तो अकर्मक। और एक बात और ध्यान रखना, अगर काम खुद हो रहा है तो अकर्मक, मैं लिखा चुका नोट में। काम किसी के द्वारा होता है तो सकर्मक, मैंने अभी लिखा बोला है। कलम टूट गई, खुद ही टूटी है, अकर्मक है। कलम तोड़ दी गई, किसी के द्वारा तोड़ी गई है, सकर्मक। अब 2 बात देता हूं, मैंने कहा हंसना, ईमानदारी से बोलना, हंसता व्यक्ति खुद है, और एक होता है हंसाना।
हंसाता कोई और है। अरे बोलिए, हंसता खुद है, हंसाता कोई और है। जब काम खुद हो रहा है तो अकर्मक, काम दूसरे के द्वारा होता है तो सकर्मक। दूसरी बात, हंसना क्रिया को लेकर के वाक्य बनाइए। मैं हंसा, बहन हंसी, मम्मी हंसी, गुरुजी हंसे। क्या इसमें कोई कर्म आया है? नहीं आया, अकर्मक क्रिया। हंसाने में मैंने उसे हंसाया, मैंने छात्र को हंसाया, मैंने पापा जी को हंसाया, इसमें कर्म आ रहा है, ये सकर्मक क्रिया। पक्का? अब मैं 10-15 उदाहरण लिख रहा हूँ, आपको चिंतन करना है, आपको मनन करना है और उनका उत्तर देना है। अगर किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल आया तो भगवान की कृपा से इन्हीं में से एक आएगा। मैंने पहला लिखा है आपका पढ़ना, दूसरा लिखा है मैंने लिखना, तीसरा लिखा है मैंने बनाना, चौथा लिखा है मैंने पकाना, अगला लिखा है मैंने देखना, अगला लिखा है मैंने खाना, अगला लिखा है मैंने पीना, और इससे भी अगला लिखा है मैंने रोना, इससे भी अगला लिखा है रुलाना, इससे भी अगला लिखा है तैरना, इससे भी अगला लिखा है तैराना, इससे भी अगला लिखा है दौड़ना, इससे भी अगला लिखा है दौड़ाना, इससे भी अगला लिखा है पकड़ना, इससे भी अगला लिखा है सोना, इससे भी अगला लिखा है सुलाना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। ये 16 क्रियापद हैं। इनको मैं 20 सेकंड का आपको समय देता हूँ। 20 सेकंड तक आप चिंतन कीजिए, फिर मैं उत्तर बताता हूँ, उसे आपकी मिलान कीजिए कि आपका उत्तर सही या आपका उत्तर गलत। पढ़ना, कुछ तो पढ़ेगा भाइयों, कर्म हो सकता है सकर्मक। लिखना, कुछ तो लिखेगा, नाटक लिखेगा, उपन्यास लिखेगा, पत्र लिखेगा, पत्रिका लिखेगा, कहानी लिखेगा, कुछ तो लिखेगा, कर्म हो सकता है सकर्मक क्रिया। बनाना, कुछ तो बनाएगा, सब्जी बनाएगा, रोटी बनाएगा, चटनी बनाएगा, सलाद बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, कर्म हो सकता है सकर्मक। पकाना, कुछ तो पकाएगा, कर्म हो सकता है सकर्मक। देखना, कुछ तो देखेगा, कर्म हो सकता है सकर्मक। खाना, कुछ तो खाएगा, सकर्मक। पीना, कुछ तो पिएगा, सकर्मक। चाय पिएगा, दूध पिएगा, छाछ पिएगा, लस्सी पिएगा, कुछ तो पिएगा, इन सारे वाक्यों में क्या है? सकर्मक क्रिया है। रोना स्वयं होता है, इसमें कोई कर्म नहीं होता, इसलिए ये अकर्मक है। और रुलाना किसी के द्वारा होता है, इसलिए इसमें सकर्मक है। और तैरना स्वयं होता है, इसलिए अकर्मक है। और तैराना किसी के द्वारा होता है, इसलिए ये सकर्मक है। और दौड़ना खुद होता है, इसलिए अकर्मक है। और दौड़ाना किसी के द्वारा होता है, इसलिए सकर्मक है। अकड़ना स्वयं होता है, इसलिए अकर्मक है। और सोना स्वयं होता है, इसलिए अकर्मक है। और सुलाना किसी के द्वारा होता है, इसलिए इसमें सकर्मक है, इसमें उतार लीजिए और देख लीजिए कितने सवाल आपके सही, कितने सवाल आपके गलत हैं।
ये आपका क्रिया। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आपकी सकर्मक क्रिया की। और सकर्मक क्रिया के मैंने भेद बताए हैं 3 भेद, 1 भेद, 2 भेद और ये होते हैं आपके 3। पहला भेद होता है पूर्ण एकर्मक, दूसरा भेद होता है पूर्ण द्विकर्मक, तीसरा भेद होता है अपूर्ण सकर्मक। ये 3 भेद हो गए। सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में अधिकांश इन दोनों पर ही आते हैं, परंतु अपन को ये भी कर लेंगे जब इन दोनों को करेंगे तो पहले इन दोनों के बारे में अपन बात करते हैं, फिर वो अगले वाले के बारे में बात करेंगे। एक का मतलब होता है मेरे भाइयों एक, और कर्म का मतलब होता है कर्म। कोई वाक्य तुम्हारे सामने आता है और उस वाक्य में कर्म कितना है एक, तो वो वाक्य सकर्मक क्रिया का होगा। और आपसे कोई ये पूछे कि भाई सकर्मक क्रिया में भी कौन सी क्रिया है, तब आप कहोगे उसे एकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म कितना होता है एक। द्वि का मतलब होता है दो और कर्म का मतलब होता है कर्म। अर्थात कोई वाक्य तुम्हारे सामने आए जिसमें कर्म कितने हो दो, वो वाक्य द्विकर्मक क्रिया का होगा। कर्म एक हो तो एकर्मक क्रिया होती है, कर्म दो होते हैं तो द्विकर्मक क्रिया होती है। दो वाले कर्म में एक कर्म तो कहलाता है इसका मुख्य कर्म और एक कर्म कहलाता है आपका गौण कर्म। एक कर्म क्या कहलाता है मुख्य कर्म और दूसरा कर्म क्या कहलाता है गौण कर्म। मुख्य कर्म क्रिया के पास होता है, कहाँ होता है, क्रिया के पास होता है, और गौण कर्म हमेशा क्रिया से दूर होता है। मुख्य कर्म को अप्राणीवाचक कर्म कहते हैं और गौण कर्म को प्राणीवाचक कर्म कहते हैं। चाहे प्राणीवाचक कह दूं, चाहे गौण कर्म कह दूं, चाहे अप्राणीवाचक कह दूं, चाहे मुख्य कर्म कह दूं। यहाँ तक बात समझ में आई? एक बार और करते हैं। जिस वाक्य में कर्म एक है वो एकर्मक क्रिया है, जिस वाक्य में कर्म दो है वो द्विकर्मक क्रिया है। एक कर्म मुख्य कर्म कहलाता है, दूसरा कर्म गौण कर्म कहलाता है। मुख्य कर्म क्रिया के पास होता है, गौण कर्म क्रिया से दूर होता है। मुख्य कर्म को अप्राणीवाचक कर्म कहते हैं, गौण कर्म को प्राणीवाचक कर्म कहते हैं। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है आपके सामने 5-7 लाइनें इधर उधर खींची है मैंने, इस पर एक सवाल आया है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में सवाल आया है और ये सवाल ये था कि मुख्य कर्म पहले आता है या गौण कर्म पहले आता है। अब आपको डिसाइड करना है। ये आपके सामने मैंने लिखा छोड़ दिया, इसको मैं मिटा नहीं रहा क्योंकि आपको देखना है तो फिर मैं एक वाक्य लिखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मुझको कौन सा कर्म पहले आता है। मैंने उसे गाना सुनाया, मैंने उसे गाना सुनाया, ये वाक्य है आपके सामने। सुनाया बोले तो क्रिया। एक बात और बता देना चाहता हूं मैं, एक कर्म और द्विकर्म की ये तो है किताबी परिभाषा, और मेरी परिभाषा थोड़ी सी और सुन लो अगर आपका काम आसान हो जाए तो। मैंने ये बताया कि जब भी कोई वाक्य तुम्हारे सामने आता है, उस वाक्य में कर्म है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिया के साथ क्या और किसे लगाते हैं। ठीक है, यही बताया ना। अगर सुन लो बच्चे लोग, ये दो है, क्या है और किसे है। अगर इन दोनों में से एक का उत्तर वाक्य में मिलता है तो वहां एकर्मक होती है, और इन दोनों का उत्तर वाक्य में मिल जाता है तो फिर द्विकर्मक होती है। सुनाया बोले तो क्रिया, क्या सुनाया,
पहले तो मैंने क्या लगाया, क्या सुनाया, गाना, कर्म हो गया। अब दूसरा है किसे सुनाया, क्या का उत्तर मिल गया, किसे सुनाया, भैया उसे सुनाया, उसे भी कर्म हो गया। किसने सुनाया, मैंने सुनाया, ये कर्म हो गया। तो उनका उत्तर मिल गया, वाक्य द्विकर्म क्रिया था। अब आप देखना चाहते हो क्रिया के पास जो कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है, क्रिया से दूर जो कर्म होता है वो गौण कर्म होता है। अब परीक्षा में ऐसा भर्ती परीक्षा में ये पूछा गया कि पहले मुख्य कर्म आता है या गौण कर्म आता है, तो वाक्य की शुरुआत यहाँ से होती है। देख लीजिए पहले कौन सा कर्म आता है, गौण, और बाद में आता है। ये तीन चीजें बताइए। कर्म एक हो तो एकर्म क्रिया, कर्म दो हो तो द्विकर्म क्रिया। एक कर्म कहलाता है मुख्य, दूसरा कहलाता है गौण। मुख्य होता है क्रिया के पास, गौण होता है क्रिया से दूर। वाक्य में पहले गौण कर्म आता है, बाद में मुख्य कर्म आता है। इन दोनों में से एक का उत्तर मिल जाए तो एकर्मक, इन दोनों का उत्तर मिल जाए तो द्विकर्म। अब मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं। उमेश ने पत्र लिखा। उमेश ने पिताजी को पत्र लिखा। बंदर केले खाता है। मैंने बंदर को केले खिलाए। मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल बेची। मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल बेची। उसने मुझे 500 रुपये उधार दिए। राजा ने अपराधी को दंड दिया। ये एक वाक्य, ये दो वाक्य, ये तीन वाक्य, चार, ये 5, ये 6, 7। इनको 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। लिखा बोले तो क्रिया, लिखा बोले तो क्रिया, क्या लिखा है, पत्र, पत्र बोले तो कर्म, किसने लिखा, उमेश ने, उमेश बोले तो कर्ता, कर्म कितने हैं, एक, कितने का उत्तर मिला है, एक का, इसलिए ये होगी आपकी एकर्म क्रिया। ठीक है भाई लोगों, इसको मैंने थोड़ा सा हटा दिया। अब दूसरे पे बात करते हैं। मैंने पहले ही बताया, पहली बात नहीं बता रहा, दूसरी बात बता रहा हूं। अगर वाक्य में क्या और किसे में से एक का उत्तर मिलता है तो एकर्मक क्रिया, अगर क्या और किसे में से दोनों का उत्तर मिलता है तो द्विकर्मक क्रिया। लिखा बोले तो क्रिया, लिखा बोले तो क्रिया,
क्या लिखा है? पत्र। पत्र बोले तो कर्म। किसे लिखा है? पिताजी को। पिताजी बोले तो कर्म। किसने लिखा? उमेश ने। उमेश बोले तो कर्ता। कर्म कितने? दो। दो कर्म है तो कौन सी? द्विकर्मक। आगे, बंदर केले खाता है। खाता बोले तो क्रिया। क्या खाता है? केले। केले बोले तो कर्म। कौन खाता है? बंदर। बंदर बोले तो कर्ता। कर्म कितने हैं? एक। एक ही कर्म है तो एक कर्मक क्रिया। सारी सकर्मक क्रियाएं हैं, परंतु सकर्मक में भी अगर कोई पूछे कि एक कर्मक है या द्विकर्मक है, जब आपको बताना है। खिलाए बोले तो क्रिया। खिलाए बोले तो क्या खिलाए? केले। केले बोले तो कर्म। किसको खिलाए? बंदर। बंदर बोले तो कर्म। किसने खिलाए? मैंने। मैंने बोले तो कर्ता। कर्म कितने हैं? दो, अर्थात ये द्विकर्मक क्रिया। मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल बेची। बेची बोले तो क्रिया। क्या बेची? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल बोले तो कर्म। किसे बेची? उसे। उसे बोले तो कर्म। किसने बेची? मैंने। मैंने बोले तो कर्ता। कर्म कितने हैं? दो। ये होगी आपकी द्विकर्मक क्रिया। अगला, उसने मुझे 500 रुपये उधार दिए। दिए बोले तो क्रिया। क्या दिए? 500 रुपये। 500 रुपये बोले तो कर्म। किसे दिए? मुझे। मुझे बोले तो कर्म। उसने बोले तो कर्ता। कर्म दो मिल गया, द्विकर्मक क्रिया। दिया बोले तो क्रिया। क्या दिया? दंड। दंड बोले तो कर्म। किसको दिया? अपराधी। अपराधी बोले तो कर्म। किसने दिया? राजा। राजा बोले तो कर्ता। दो कर्म मिल गए, अर्थात ये होगी आपकी द्विकर्मक। पक्का भाइयों? क्रियाएं कितनी हो गई आपकी? दो। एक एकर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। अब एक क्रिया और बची, उसके बारे में और थोड़ी सी 5-7-10 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपना ये होती है आपकी अपूर्ण सकर्मक। अपूर्ण सकर्मक, पहले इसकी परिभाषा बता दें। पूर्ण सकर्मक क्रिया की परिभाषा और स्ट्रक्चर ये होती है भाइयों, एक कर्ता होता है, कर्ता के बाद उसमें कर्म होता है और कर्म के बाद उसमें क्रिया होती है, और ऐसा वाक्य में जो क्रिया होती है वो कर्म पर पूर्ण रूप से निर्भर होती है। ऐसे वाक्य को जिसमें क्रिया कर्म पर पूर्ण रूप से निर्भर हो उसे हम पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अपूर्ण सकर्मक क्रिया की जो स्ट्रक्चर होती है भाइयों, कि इसमें कर्ता होता है, कर्ता के बाद भाइयों कर्म होता है, कर्म के बाद भाइयों पूरक पद होता है, और पूरक पद के बाद भाइयों क्या होती है? क्रिया। ऐसे वाक्यों में जो क्रिया होती है वो पूर्ण रूप से कर्म पर निर्भर नहीं होती, वो क्रिया पूरक पद पर निर्भर करती है। अगर वाक्य से पूरक पद को निकाल दिया जाए तो आपकी क्रिया कैसी हो जाएगी? अपूर्ण। अब मेरी बात समझ में, अगला सवाल ये पूछोगे कि गुरुजी ये पूरक पद क्या होते हैं? पूरक पद वो पद होते हैं जिन पर क्रिया निर्भर करती है परंतु वो कर्म नहीं होते। अगर कोई अव्यय आ जाए तो पूरक पद है, कोई विशेषण पद आ जाए तो पूरक पद है, स्थान आ जाए तो पूरक पद है, समय सूचक शब्द आ जाए तो पूरक पद है, किसी का पद आ जाए तो पूरक पद है, अर्थात ये पूरक पद होते हैं। संबंध सूचक शब्द आ जाए तो वो पूरक पद की भूमिका में आते हैं। तो अगर किसी वाक्य में कर्ता हो, कर्ता के बाद कर्म हो, कर्म के बाद पूरक पद हो, पूरक पद के बाद क्रिया हो, तो उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया का वाक्य मानना। ये सारी किताबी परिभाषा है, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये परीक्षा में आप तक इस पर सवाल आया नहीं है, अगर आ भी जाए तो अपन उसके लिए तैयार है तो आप मेरे नोट्स पर थोड़ी सी विचार करेंगे। मेरे नोट्स पर थोड़ा मेरे नोट पर थोड़ा विचार करिए। अगर कोई वाक्य तुम्हारे सामने आता है, अगर उस वाक्य में बनाना आता है, बनाना क्रिया आता है, अगर मानना क्रिया आती है, अगर चुनना क्रिया आती है, अगर समझना क्रिया आती है,
तो मेरे बच्चे लोगों, ये 4 क्रियाएं आपको याद रखनी है। अगर किसी वाक्य में ये 4 क्रियाएं आ जाएं और इनसे पहले किसी वाक्य में पूरक पद आ जाए तो आंख बंद करके कह देना ऐसा वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया का वाक्य होगा। एक बार ये क्रिया पकड़ने के बाद ये बात देखना इनसे पहले पूरक पद है या नहीं है। अगर पूरक पद है तो अपूर्ण सकर्मक का होगा। मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहले बात है बनना और दूसरी बात है बनाना, क्या इनमें अंतर है या नहीं है? बनता खुद है इसलिए अकर्मक क्रिया है, बनाता कोई और है इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया है। पक्का? तो 4 क्रिया ध्यान रहेंगी, एक बनाना, एक मानना, एक चुनना और एक शब्द। मैं चारों पर वाक्य लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा विचार करिए, चिंतन करिए। लोगों ने राकेश को अपना नेता चुना। पहला बात, नौकर ने मालिक को मूर्ख बनाया। वह मुझे अपना दोस्त मानता है। वह मुझे अपना दोस्त मानता है। अब आपको कुछ नहीं करना, मैंने 4 क्रियाएं आपके सामने लिखी है बच्चे लोगों। पहली है बनाना, दूसरी है मानना, तीसरी है चुनना और चौथी है समझना। ये 4 क्रियाएं मैंने लिखी है आपके सामने। चुनना क्रिया आ गई, बनाना क्रिया आ गई, मानना क्रिया आ गई, 3 क्रियाएं आ गई। इनसे पहले क्या है नेता पूरक पद, इनसे पहले क्या है मूर्ख पूरक पद, इनसे पहले क्या है दोस्त पूरक पद और इनसे पहले क्या है राकेश कर्म, इनसे पहले मालिक क्या है कर्म, इनसे पहले अपन मुझे क्या है कर्म, लोग क्या है कर्ता। अर्थात इसमें पूरक पद आए। सभी क्रियाएं वाक्य अपूर्ण सकर्मक क्रिया के वाक्य है।